हेलो स्टूडेंट्स, मेरे चैनल लाइफ ऑफ कॉमर्स पर वापस आपका स्वागत है। तो आई होप आप सेफ होंगे, हेल्दी होंगे और मास्क पहन रहे होंगे पढ़ते समय, नहीं बाहर जाते समय, और घर पे भी कभी कभार, बट इट इज़ इम्पॉर्टेंट। तो अगर आप ये मेरी पहली वीडियो देख रहे हैं तो मैं बताना चाहूँगा कि मैं इकोनॉमिक्स से रिलेटेड काफ़ी सारी वीडियोज़ बना चुका हूँ और बनाता हूँ और बनाता रहूँगा। और आपको अगर मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ शेयर करें अपने दोस्तों से, मेरी वीडियोस को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, एंड करवाते रहें। मतलब आप उन दूसरों को बता दीजिए, वो कर देंगे खुद। तो मैं इससे पिछले वीडियो में बता रहा था लॉ ऑफ सप्लाई के बारे में, जिसके अंदर मैंने अजम्पशंस बताई थी, वाई डस लॉ ऑफ सप्लाई ऑपरेट्स, एप्लीकेशन फॉर द लॉ ऑफ सप्लाई वगैरह बताई थी मैंने, एक्सेप्शन बताई थी। तो लॉ ऑफ सप्लाई का टॉपिक जो है ऑलमोस्ट कंप्लीट हो ही गया। वो इसमें ये वाला जो वीडियो है वो लास्ट टॉपिक है, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई की लास्ट वीडियो है ये सप्लाई टॉपिक में से। बिकॉज मैं उससे पहले सप्लाई की डिटर्मिनेंट्स भी बता चुका हूँ, उससे पहले मैं सप्लाई का बेसिक भी दे चुका हूँ। तो आई होप आपको सारे टॉपिक समझ में आ गए हों, क्योंकि अगर आपको कोई टॉपिक में दिक्कत हो, कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी सजेशन हो, तो आप कमेंट बॉक्स में जाके बिल्कुल लिख सकते हैं। आप कमेंट बॉक्स भर दीजिए कि हाँ ये गलती है, तो आप ये सही कर सकते हैं। मैं उस पर बिल्कुल आपकी उम्मीदों पर खड़ा उतरूँगा, खरा जो भी है। तो इस वीडियो में हम बात करते हैं प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई के बारे में। तो इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई क्या होती है? तो जैसे मैं प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पढ़ा चुका हूँ, तो बिल्कुल सेम चीज़ है, बस सप्लाई लगा दो, बिल्कुल सेम चीज़ है, बस सप्लाई लगानी है। तो यहाँ पे इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई क्या होती है? इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इट कैन बी डिफाइंड एज द मेजर ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ क्वांटिटी सप्लाइड टू द चेंज इन द ओन प्राइस ऑफ द कमोडिटी। अब ये तो हो गई डेफिनेशन भाई, अब समझे कैसे इसे? तो मैं बताता हूँ कैसे। तो ये क्या बता रहा है कि इसे आप डिफाइन कर सकते हो क्या, एज अ मेजर ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ क्वांटिटी सप्लाइड। मतलब मैं आपको बता चुका हूँ प्राइस और क्वांटिटी सप्लाइड में क्या है, पॉजिटिव रिलेशनशिप होती है, डायरेक्टली रिलेटेड होते हैं एक दूसरे से। एक बढ़ेगा तो दूसरा भी बढ़ेगा, एक घटेगा तो दूसरा भी घटेगा। तो ये इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई क्या बताता है कि कितनी प्राइस बढ़ने की वजह से, कितनी परसेंट प्राइस बढ़ने की वजह से कितनी परसेंट सप्लाई बढ़ गई, या फिर कितनी परसेंट प्राइस घटने की वजह से कितनी परसेंट सप्लाई क्या हो गई, घट गई। तो ये वही देखता है कि जो प्राइस में चेंज आया उसकी वजह से जो क्वांटिटी सप्लाइड है वो कैसे रिस्पॉन्स दे रही है। एक और बता दूँ कि जो प्राइस में चेंज आने से इतना परसेंट चेंज आ गया, मतलब 10% प्राइस में चेंज आ गया, तो मानिए क्वांटिटी सप्लाइड में आ गया 15% चेंज। तो ये जो रिस्पॉन्स कर रही है क्या, क्वांटिटी सप्लाइड किस पर से, प्राइस पर से, उसी खुद की कमोडिटी की प्राइस पर से। तो उसकी वो क्या बताता है, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, मतलब कितनी परसेंट प्राइस बढ़ने की वजह से कितनी परसेंट क्वांटिटी सप्लाइड बढ़ गई। तो ये सब बताता है क्या, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसमें से आने के चांसेस रहते हैं। अगर सप्लाई में से कोई क्वेश्चन आ सकता है तो ये आ सकता है। तो इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई का फॉर्मूला क्या होता है? प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई का फॉर्मूला क्या होता है? परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड, परसेंटेज जो भी परसेंटेज चेंज आया क्वांटिटी सप्लाइड में, डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। जो प्राइस में परसेंटेज चेंज आया, मतलब मानिए कि 10% प्राइस में चेंज आ गया और 20% ऊपर परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड में आ गया, तो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ क्या हो जाएगी, 2 डिवाइडेड बाय 1 20 डिवाइड बाई 10 इज इक्वल्स टू 2। तो आप जान सकते हैं कि ये इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई क्या हो गई, 2 हो गई। तो फॉर्मूला अभी तो हम समझ गए हैं, मैं भी आपके उसके अंदर का पूरा बेसिक बता दूंगा, फॉर्मूला का पूरा एक्सप्लेन कर दूंगा, फॉर्मूला कैसे होता है, कैसे यूज़ होगा। और मैं जो फॉर्मूला है ये प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई और प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का, मैं उसकी एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा ताकि आपको समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं हो। आप क्वेश्चन कैसे अटैम्प्ट करो वो बता दूंगा उसमें, और क्वेश्चन अलग अलग तरीके के करा के दिखा दूंगा मैं आपके सामने कि आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो। तो अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, डिग्रीज ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। तो देयर आर 5 डिग्रीज ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। तो इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई जो होती हैं वो अलग अलग तरीके से होती हैं। ये 5 तरीके हैं जिस तरह से इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई हो सकती है। अब इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई मतलब क्या है, यहाँ पे है इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। ऐसे हम क्या बोलते हैं, परफेक्टली इनइलास्टिक सप्लाई। जब क्या होती है, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई क्या होती है, जीरो होती है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, परफेक्टली इनइलास्टिक सप्लाई। अब मानिए व्हेन सप्लाई डज नॉट चेंज इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी चेंज इन इट्स प्राइस। तो ये होती कब है, परफेक्टली इनइलास्टिक सप्लाई होती कब है, जब सप्लाई बिल्कुल भी नहीं बदलती, प्राइस चाहे बढ़ती रहे चाहे घटती रहे, सप्लाई पे कोई असर नहीं आएगा। अब ऐसा कब हो सकता है,
अब हुई मेडिसिन हुई, अब हुआ सॉल्ट। तो यहाँ पर सप्लाई में चेंज नहीं आता, यहाँ पे सप्लाई तो काफ़ी बहुत ज़्यादा रहती है, और मेडिसिन की भाई रिक्वायरमेंट है तो सप्लाई में तो चेंज लाना है ही नहीं। तो यहाँ पे प्राइस बढ़ती रहे, सप्लाई घटती रहे, तो उसकी वजह से कोई मैटर नहीं करता। यहाँ पे क्वांटिटी सप्लाइड में कोई चेंज नहीं आता। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पहले प्राइस 10 थी, फिर 20 हो गई, और क्वांटिटी सप्लाइड क्या है, बढ़ने की जगह क्या है, सेम रही है। तो आप देख सकते हैं जो क्वांटिटी सप्लाइड है वो बिल्कुल सेम रही है, एकदम सीधी लाइन है, बिल्कुल सीधी लाइन है, बिल्कुल सेम रही है, चेंज भी नहीं हो रही। प्राइस पहले क्या थी, पी थी, फिर P1 हो गई, फिर P2 हो गई मान लीजिए, या फिर पी से P1 हो गई, या फिर P से P2 हो गई। तो सप्लाई में कोई चेंज आया, बढ़ाव घटाव से प्राइस के कुछ चेंज आया, नहीं आया। तो यहाँ पर क्या है, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई क्या है, ज़ीरो है। मतलब सप्लाई बिल्कुल भी चेंज नहीं हो रही। इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई यही बताता है कि सप्लाई क्वांटिटी सप्लाइड कितनी चेंज हो रही है। यहाँ पर क्या दिखा रहा है कि बिल्कुल भी चेंज नहीं आ रहा क्वांटिटी सप्लाइड में प्राइस के बढ़ाव और घटाव से। तो अब हम बात करते हैं सेकंड वाला डिग्री कौन सी है। सेकंड डिग्री है परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई। अभी हमने पढ़ा परफेक्टली इनइलास्टिक, ये है परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई। इसमें क्या है, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई क्या है, इन्फिनिट है। अब ये होता कब है, दिस हैपन्स व्हेन द सप्लाई ऑफ अ कमोडिटी एक्सपेंड्स और कॉन्ट्रैक्ट्स टू एनी एक्सटेंट विदाउट एनी चेंज इन इट्स प्राइस। तो मतलब क्या होता है कि कोई कमोडिटी हो जिसकी प्राइस तो बिल्कुल चेंज नहीं हो रही, बट उसका जो क्या कहते हैं सप्लाई है, जो उसकी क्वांटिटी सप्लाइड है, उसमें बहुत बड़ा अंतर आ गया, या फिर बहुत ऊपर चली गई, या फिर बहुत नीचे चली गई। तो परफेक्टली इनइलास्टिक सप्लाई वो होता है कि जब प्राइस में ज़रा सा भी चेंज नहीं आता, और बट सप्लाई में क्या आता है, इन्फिनिट चेंज आ जाता है, बहुत बड़ा चेंज आ जाता है। तो उसे क्या बोलते हैं, परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई। परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई, जहाँ पर ES क्या है, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई क्या है, इन्फिनिट है। तो यहाँ पे हम एग्जाम्पल के थ्रू देखेंगे कि यहाँ पे प्राइस क्या है, प्राइस सेम रही 15 15 15, और क्वांटिटी सप्लाइड क्या है, बढ़ती जा रही है, प्राइस सेम है, बढ़ती जा रही है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे प्राइस क्या है, 5 10 15, प्राइस तो सेम रही, बिल्कुल सेम है प्राइस, बट सप्लाई क्या है, वो बिल्कुल बढ़ रही है, वो बढ़ती जा रही है। पहले यहाँ या फिर यहाँ से यहाँ हो गई, या फिर यहाँ से यहाँ हो गई। तो मतलब इन्फिनिट लेवल पर, काफ़ी बड़े लेवल पर होती है। तो अब हम बात करते हैं थर्ड वाली डिग्री की। थर्ड वाली डिग्री क्या है, यूनिट इलास्टिक सप्लाई। तो ये वाली इंपॉर्टेंट डिग्री है। इसमें क्या होता है कि यहाँ पे इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई क्या है, होती है 1। अब इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई 1 होती है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जो परसेंटेज चेंज आया है किसमें, क्वांटिटी सप्लाइड में, वो बराबर है किसके, परसेंटेज चेंज इन प्राइस के। तो आप देख सकते हैं, मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू देखूँ, मानिए परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड में आया 20%, और प्राइस में भी आ गया 20%। तो यहाँ पे ES का फॉर्मूला तो ये होता है, ES इक्वल्स टू परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड परसेंटेज चेंज इन प्राइस। तो यहाँ पे 20 डिवाइड बाई 20 इक्वल्स टू 1। तो इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई क्या आ गया, 1 आ गया। इसका मतलब क्या है, जितने परसेंट से प्राइस बढ़ रही है, जितने परसेंट से प्राइस बढ़ रही है, उतने ही इक्वली परसेंट से कितनी क्या बढ़ रही है, क्वांटिटी सप्लाइड बढ़ रही है कोई कमोडिटी की। तो आप देख सकते हैं जब प्राइस बढ़ी 10 से 20, तो ये क्वांटिटी सप्लाइड क्या हुई, 20 से 200 से 400 हो गई। सेम है, यहाँ पर ये 10 से बढ़ गया, यहाँ पर उतने ही परसेंट बढ़ गया है, यहाँ पे 100%, यहाँ पे भी 100% बढ़ गया है। तो आप देख सकते हैं इसका जो सप्लाई कर्व होता है वो बिल्कुल सीधे जा रहा है, ऐसे ऐसे हुआ है, यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ हुआ है, बिल्कुल सीधा जा रहा है आराम से। आप देख सकते हैं कि जब 10 थी तो 10 थी तो 200 थी, तो जब 100% चेंज आ गया कि इसमें 100% बढ़ गई, तो क्वांटिटी सप्लाइड क्या हुई, 100% बढ़ गई। तो ये ऐसा होता है, आप देख सकते हैं बिल्कुल ये सीधा है, और जो थोड़ा अभी जो आगे आएंगे उसमें थोड़ा स्टीप होगा और थोड़ा अलग अंतर होगा इन सप्लाई कर्व में भी। तो फोर्थ वाला क्या है हमारा, इनइलास्टिक और लेस देन यूनिटरी इलास्टिक। तो मैं बता चुका हूँ यूनिटरी इलास्टिक क्या होती है, 1। तो 1 से नीचे मतलब मानिए 0.1 हुई, 0.2, 0.3 ऐसे लेके 0.9 तक जो भी हुई, तो वो क्या हो गई हमारी इनइलास्टिक और लेस देन यूनिट इलास्टिक सप्लाई। तो इसका मतलब क्या है, जब परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड क्या होता है, कम होता है परसेंटेज चेंज इन प्राइस से। अब मैं बोलूँ कि यहाँ पर क्या है, यहाँ पर चेंज आया, पहले ऊपर आया सिर्फ क्वांटिटी सप्लाइड में कितना चेंज आया, परसेंटली 10% चेंज आया, और जो प्राइस है उसमें कितना परसेंट चेंज आया, 20% चेंज आ गया।
तो यहाँ पे माइनस में चला जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा 0.5 हो जाएगा। तो ये 0.5 1 से कम है, तो इसीलिए क्या बोलते हैं हम इन इलास्टिक और लेस देन यूनिटरी इलास्टिक सप्लाई। तो आप देख सकते हैं ES क्या हो गया हमारा यहाँ पर 0.5 हो गया, जो कि यूनिट इलास्टिक से कम है। तो ये कब होता है, जब क्वांटिटी सप्लाइड क्या है, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड क्या है, कम होता है, किससे, परसेंटेज चेंज इन प्राइस से। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर पहले प्राइस थी 10, फिर हो गई 20, यहाँ पे कितना परसेंट चेंज आया, 100% चेंज आया। यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे पहले 20 थी, फिर 25 हो गई, यहाँ पे कितना परसेंट चेंज आया, यहाँ पे सिर्फ कितना आया 25% चेंज आया। तो यहाँ पे हुआ 100% और यहाँ पे हुआ 25%। तो 25 डिवाइड बाई 100 क्या हो गया 0.4। तो यहाँ पर 0.4 कम है किससे, 1 से। तो अब आप देख सकते हैं क्यों हुआ ऐसा। तो फिफ्थ वाले की बात करें हम, इलास्टिक और मोर देन यूनिट इलास्टिक, मतलब ये क्या हुआ, यहाँ पर ES इज इक्वल्स टू 1 से ज़्यादा आता है, मतलब ES जो है इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई क्या है 1 से ज़्यादा होगी। अब ये क्यों होगा, जब परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड यहाँ पे गलत लिख रखा है मैंने, क्वांटिटी सप्लाइड इज मोर देन द परसेंटेज चेंज इन प्राइस। मतलब मानिए ऊपर का जो न्यूमरेटर है वो बड़ा होगा किससे, डिनोमिनेटर से। ऊपर का न्यूमरेटर क्या दिखा रहा है, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड, और डिनोमिनेटर क्या दिखा रहा है, परसेंटेज चेंज इन प्राइस ऑफ अ कॉमोडिटी। तो मानिए अगर यहाँ पे हुआ ऊपर 20 और यहाँ पे हुआ 10, तो यहाँ पे कितना आया 2 का आया, 2 1 से ज़्यादा है, ऑब्वियस की बात है। तो इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई क्या हो गई, मोर देन यूनिटरी इलास्टिक। यूनिटरी इलास्टिक मतलब 1, यूनिट इलास्टिक मतलब क्या हो गया 1, और ये हो गया 2, तो मोर देन यूनिट इलास्टिक है। ये क्या हुआ, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड क्या है, ज़्यादा है परसेंटेज चेंज इन प्राइस से। तो आप देख सकते हैं पहले प्राइस कितनी थी 4 थी, फिर हो गई 5, बट क्वांटिटी सप्लाइड क्या है 20 से लेकर सीधे 40 हो गई। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर इस कर्व के थ्रू कि प्राइस में कितना बारीक सा चेंज आया और क्वांटिटी सप्लाइड में कितना बड़ा चेंज आ गया। तो इसका कर्व जो है वो ऐसे बनता है, थोड़ा सा टेढ़ा बनता है। ये शो करता है कि परसेंटेज चेंज इन प्राइस और परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड इक्वल नहीं है। तो आई होप आपको ये डिग्री सारी समझ में आ गई हो, क्योंकि नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फैक्टर्स अफेक्टिंग इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। अब इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई पर कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो अफेक्ट डाल सकते हैं, जैसे डिटर्मिनेंट्स से जो सप्लाई पर असर डालते हैं, बट प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई पर कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो असर डाल सकते हैं। प्राइस इलास्टिसिटी को छोड़िए, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई को। प्राइस इलास्टिसिटी तो नाम से ही बता रहा है कि प्राइस असर डाल रहा है इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई पर, बट कुछ अदर फैक्टर्स भी हैं जो इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई पर असर डाल सकते हैं। तो वो कौन से हैं, नेचर ऑफ इनपुट यूज्ड। तो हम बात करें कि इनपुट कैसा यूज़ हो रहा है, अगर वो आसानी से मिल रहा है तो इलास्टिक है, कभी भी तुम बढ़ा सकते हो, कोई भी सेलर कभी भी बढ़ा सकता है, कभी भी घटा सकता है। बट कोई ऐसे रिसोर्सेज हैं जो आसानी से नहीं मिलते, तो उसकी क्या है, वो इलास्टिसिटी चेंज नहीं कर सकता, उसे कभी बढ़ा नहीं सकता, उसे कभी इतनी जल्दी घटा नहीं सकता। समझिए आप, अगर वो नॉर्मली मिल रहा है तो भाई क्या है, सेलर ले आया अभी बगल से खरीद के और आपको बेच दिया। बट भाई बहुत दूर से सामान आता है तो भाई वो तो अपने आप सप्लाई बढ़ा नहीं सकता ऐसे। तो ये होता है कॉमनली अवेलेबल इनपुट्स में और स्केर्सली अवेलेबल इनपुट्स में। तो ये इलास्टिक होती है कॉमनली में और ये इलास्टिक होती है स्केर्सली में। तो हम सेकंड की बात करते हैं, रिस्क टेकिंग। तो अब हम सेकंड वाले में रिस्क टेकिंग की बात करें, ये डिपेंड करता है माइंड सेट ऑफ जो सेलर है उस पर। अगर वो रिस्क लेने के तैयार है तो वो क्या करेगा, इलास्टिक करेगा। वो चाहेगा कि मैं और ले आऊँ तो और प्रॉफिट हो जाएगा। अब भाई वो रिस्क ले रहा है और लाकर कि उसकी ख़राबी हो सकती हैं, उसकी रखी भी रह सकती हैं, उसकी बेचे शायद बिके नहीं, तो ये हो सकता है। तो और अगर वो रिस्क नहीं लेना चाहता, वो क्या रहेगा, इलास्टिक रहेगा। वो कहेगा कि मैं जितनी ला रहा हूँ, जितनी बिक रही है उतनी रखूँगा, उससे ऊपर नहीं लेके आऊँगा, मुझे नहीं चाहिए रिस्क। थोड़ा बहुत प्रॉफिट कम हो जाएगा कोई दिक्कत नहीं है, बट मुझे नहीं चाहिए रिस्क। तो आप देख सकते हैं जब वो रिस्क लेने के लिए तैयार है तो वो बढ़ाव घटाव के लिए तैयार है, बट वो जब रिस्क लेने के लिए तैयार नहीं है तो वो बढ़ाव घटाव के लिए तैयार नहीं है। तो थर्ड वाले की बात करें हम, थर्ड वाला क्या है, नेचर ऑफ कॉमोडिटी। अब कॉमोडिटी पेरिशेबल गुड्स है, मतलब पेरिशेबल गुड मतलब जो जल्दी ख़राब हो सकते हैं, तो वो क्या हुए, लेस इलास्टिक हुए। उसकी सप्लाई ज़्यादा बढ़ाना नहीं चाहता, क्योंकि वो जानता है सेलर कि अगर वो ज़्यादा सप्लाई बढ़ाएगा तो रुके रहने का खर्चा है कि बिके नहीं पूरे शायद, और अगर बिकेंगे नहीं तो क्या होगा, वो ख़राब हो जाएंगे, उनकी वैल्यू ज़ीरो हो जाएगी, लॉस्ट हो जाएगी वैल्यू। तो वो इसीलिए जो पेरिशेबल गुड्स होते हैं उन्हें लेस इलास्टिक रखता है, मतलब उन्हें ज़्यादा बढ़ाव घटाव नहीं करता उसमें। बट जो ड्यूरेबल रिस्क होते हैं उसमें बढ़ाव घटाव कर सकता है कि हाँ लिया हो यार, इसका क्या होगा, सालों तक रखा रहेगा, ख़राब थोड़ी ना होगा, ले आ रहे हैं कोई दिक्कत नहीं है। तो अब फोर्थ वाले हम इसकी बात करें,
फैक्टर अफेक्टिंग इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई की फोर्थ वाले की, तो क्या है हमारा टाइम फैक्टर है। अब मानिए लॉन्गर टाइम पीरियड है तो इलास्टिसिटी क्या होगी, ऑब्वियसली ज़्यादा होगी। अब कैसे, मतलब अगर ड्यूरेशन बहुत लंबा है, कोई चीज़ को सप्लाई करने का ड्यूरेशन बहुत लंबा है तो वो बढ़ाव घटाव कर सकता है। बट अगर पीरियड शॉर्ट है वाला, जो बेचने का पीरियड है वो शॉर्ट है, तो वो क्या कर सकता है, वो इलास्टिसिटी ज़्यादा नहीं कर सकता, कम इलास्टिसिटी रहेगी उसमें, वो ज़्यादा बढ़ाव घटाव नहीं कर सकता सप्लाई में। तो अब हम फिफ्थ वाली बात करें, टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन ईजी है, कॉम्प्लेक्स और एक्सपेंसिव मशीनरी होगी तो इलास्टिसिटी क्या होगी, लेस होगी। भाई उन्हें खर्च उसे उतना ही बनाना पड़ेगा, ताकि जो सेलर है उसे उतना ही बनाना पड़ेगा, ताकि ये मशीनरी का खर्चा भी निकला है। ये नहीं है कि मशीनरी का एक्स्ट्रा कॉस्ट दे रहे हो तुम, उससे कुछ प्रोडक्टिव नहीं हो पा रहा हो, इसलिए वो क्या करेगा, उतना बनाएगा, ज़्यादातर उतना बनाने की कोशिश करेगा, उसे ऑप्टिमम यूटिलाइज करने की कोशिश करेगा कि मैं इस मशीनरी का खर्चा भी निकाल पाऊँ इन सारे सामान को बेच के। बट जो सिंपल टेक्नोलॉजी है उसमें क्या है कि अगर मानिए 15-20 काम कर रहे हैं तो उसमें से 2 को हटा दिया, उसकी वजह से कॉस्ट क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। उसकी वजह से वो क्या कर सकता है, सप्लाई में बढ़ाव घटाव कर सकता है, इलास्टिसिटी रख सकता है। तो आई होप ये वाला पॉइंट भी समझ में आ गया, क्योंकि लास्ट पॉइंट क्या है हमारा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या है, ये फैक्टर अफेक्टिंग इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई का। तो एज प्राइसेस राइज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑल्सो राइजेस, मतलब जब प्राइस बढ़ जाएंगी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाएगा, ऑब्वियस सी बात है। हैंड सप्लाई बिकम्स रिलेटिवली इनइलास्टिक, जैसे ही कोई प्राइस बढ़ी, मार्केट में प्राइस बढ़ने लगी, तो भाई जो बेच रहा है वो भी तो, जो हमें सामान बेच रहा है, रॉ मटेरियल वगैरह बेच रहा है, वो भी तो महंगा देना स्टार्ट करेगा, तो क्या है, सप्लाई क्या हो जाएगी, इनइलास्टिक। अब वो महंगा देना स्टार्ट करेगा तो भाई वो चाहेगा नहीं सेलर की और लूँ मैं, और ज़्यादा ला के रखूँ अपने पास और बेचूँ, फिर इससे बढ़िया मैं कम ला के रख रहा हूँ, बार बार इतनी ही लिया हुआ, कोई दिक्कत नहीं है। इसी की वजह से क्या हो जाएगी, इनइलास्टिक सप्लाई हो जाएगी, वो चेंज नहीं करना चाहेगा, वो बढ़ाव नहीं करना चाहेगा सप्लाई में। बट अगर रिसोर्सेज ईजिली आराम से और कम दामों में मिल जाते हैं तो वो क्या करेगा, अरे यार प्रॉफिट तो बढ़ जाएगा, अगर कम दामों में मिल रहे हैं तो प्रॉफिट बढ़ा दूंगा मैं, फिर क्या है, सप्लाई बढ़ा दे रहा हूँ। तो वो इलास्टिक कर देता है सप्लाई को, मतलब बढ़ाव घटाव कर सकता है आसानी से। तो आई होप ये वाला पॉइंट आपको समझ में आ गया हो कि हमने पढ़ा था फैक्टर्स अफेक्टिंग इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो अब हम पढ़ते हैं परसेंटेज चेंज मेथड ऑफ मेजरिंग इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। तो कुछ नहीं है, मैंने भी आपको जो वो फॉर्मूला बताया था प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई का, वही फॉर्मूला है। तो अकॉर्डिंग टू दिस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज द रेशियो बिटवीन चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड एंड परसेंटेज चेंज इन प्राइस। तो जो रेशियो होता है इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई किसका, चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड का, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड का और परसेंटेज चेंज इन प्राइस का। तो आप फॉर्मूला दे सकते हैं, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड क्या होता है, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस होता है क्या, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं। और इसमें क्या क्या है, इसमें ये क्या है, चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड, मतलब क्या चेंज आया, मतलब पहले मानिए 5 थी फिर हो गई 10, तो यहाँ पे कितने का चेंज आया, यहाँ पे 5 का चेंज आया, पहले 5 थी फिर हो गई 10, तो यहाँ पे कितने का आया, चेंज आया 5 का। तो खाली क्यू वो क्या हो गया, यहाँ पर जो खाली क्यू है वो क्या हो गया कि मैंने आपको बताया ना पहले 5 थी, वो इनिशियल क्वांटिटी 5 की वही है क्या, क्यू, और जो चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड है वो क्या है 5 का, 5 से 10 बढ़ गया, तो मतलब यहाँ पे चेंज कितना आया, 5 का चेंज आया। बिल्कुल सेम ऐसे ही है, पी मतलब इनिशियल प्राइस, मानिए 10 प्राइस थी पहले और फिर प्राइस हो गई 20 या फिर 25 हो गई प्राइस, तो पहले इनिशियल क्या थी 10 थी, फिर क्या हो गई, चेंज कितना आया 15 का चेंज आया। तो आप देख सकते हैं इस वाले को, बट मैं इस वाले को ज़्यादा प्रेफर करता हूँ कि जो परसेंटेज चेंज इन प्राइस होता है और परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड वाला फॉर्मूला है उसको आप इस वाले से ज़्यादा करें तो ज़्यादा सही रहेगा। और मैं अपनी एक काम करूँगा नेक्स्ट वीडियो में इससे रिलेटेड, और परसेंटेज चेंज इन डिमांड वाला जो है, उस प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड वाला जो है वो भी पढ़ाने की कोशिश करूँगा, उसके कुछ क्वेश्चंस कराने की कोशिश करूँगा, क्योंकि मैंने वो टॉपिक काफ़ी पहले ही ख़त्म कर दिया है। तो आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आ गया हो, क्योंकि अगर आपको समझ में आ गया तो प्लीज़ 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 अपने दोस्तों से शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और करवाते रहें, एंड मेरी वीडियोज़ को लाइक करें। सो थैंक यू एंड हैव अ वेरी नाइस डे।